तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस चैप्टर के अंदर हम भी जो डिस्कस कर रहे थे, ये हम होल मेकिंग के जो प्रोसेस होता है होल मेकिंग के बारे में। तो होल मेकिंग के अंदर हम अभी ड्रिलिंग के बारे में समझ रहे थे। तो यहाँ पे ड्रिलिंग पे अभी आगे चलते चलते हमें हमारे हमारे पास चैप्टर अभी आया है कटिंग एज प्रिपरेशन। तो हालांकि ये बहुत ओके। बारीक चीज है, लेकिन ये काम बहुत काम की चीज है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता ये भी कोई चीज होती है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर पड़ता है इससे। तो ये इसको कटिंग एज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब किसी चीज को बनाना, तैयार करना। ठीक है। तो जो हमारा कटिंग एज होता है ना ड्रिल का, हम अभी ड्रिल की बात कर रहे हैं। तो उसका कटिंग एज कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, और किस तरीके का किस किस मेटल पे क्या क्या चाहिए होता है। ओके। तो ये हमारे पास सबसे पहले आता है लार्ज होनिंग। एज से समझ में आता है कि जो हमारा कटिंग एज होता है ना, जैसे ड्रिल की जो धार लगाते हैं हम, धार लगाने के बाद बिल्कुल आगे जो कटिंग करने वाला हिस्सा होता है वो बहुत तेज होता है, शार्प। तो उसको थोड़ा सा डल किया जाता है। कैसे मैं अगर बात करूं, जैसे आपका ये ड्रिल ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस तरीके का ड्रिल की धार बनती है जो कटिंग करती है। तो इसको क्या किया जाता है, ये थोड़ा सा किनारे से ऊपर से ऐसे राउंड किया जाता है, इस तरीके से। ये गोल किया जाता है, कई बार जगह चैम्फर लगाया जाता है, कहीं पे होनिंग कम की जाती है, इसको बोलते हैं एज प्रिपरेशन। तो जो हमारा ड्रिल इस तरीके का जो बनता है ना, इसकी जो कटिंग लाइन जो होती है, जो हमारा एंगल बनता है, ये इस एंगल के ऊपर जो मेन कटिंग करता है वो चीज का जो हिस्सा है, वो वाले की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो चीज है ना, ये वही चीज दिखा रखी है, ये जो है ना एज प्रिपरेशन है। तो इसको बोलते हैं लार्ज होन। लार्ज होन का मतलब बड़ा होनिंग किया हुआ है। उसके बाद आता है होन और कॉर्नर चैम्पर। ये होनिंग के बाद कॉर्नर पे चैम्पर लगता है। उसके बाद आता है आपका ओनली होन आता है बिना चैम्पर के। फिर एक आता है हमारा शार्प। शार्प है जिसमें हम बैक चैम्पर देते हैं रिलीविंग के लिए। तो ये सब अलग अलग एप्लीकेशन है। इससे हमें क्या समझ में आती है कि जैसे हो ये जो एज बड़ा होगा, ये होन अगर बड़ा होगा तो उससे क्या होगा, टफनेस, रेसिस्टेंस टू चिपिंग, ये हमारा इम्प्रूव होगा। टॉर्क, थ्रस्ट, पावर ये इधर ज्यादा लगेगी। हीट जनरेशन, ही इधर हीट भी ज्यादा बनेगी। और ये मटेरियल को क्या होगा, टफ मटेरियल को भी काट सकता है। और जैसे जैसे हमारा ये होनिंग हल्का होता चला जाएगा, शार्प एज रहेगा, तो यहाँ पे शार्प एज क्या होगा, फ्री कटिंग मटेरियल्स। फ्री कटिंग मेटल वो होता है जैसे एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, ब्रास हुआ, इस तरह का मेटल जो हल्का मेटल होता है, उसके लिए हम शार्प एज रखा जाता है। जहाँ पे हमें हैवी मेटल काटना होता है, जैसे हमें स्टील काटना है, कास्ट आयरन काटना है, वहां पे हमें एज बनाना पड़ता है। अब एज प्रिपरेशन का मैं अगर आपको एक और चीज दिखाऊं तो एज प्रिपरेशन समझ में आएगा आपको है क्या चीज। हाँ, एक सेकंड में आपको दिखाता तो आपको थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आएगा कि क्या चीज है। एज प्रिपरेशन कार्य।
मैं दवाई लूंगी रामदेव वाली। हाँ वो है। ओके। हाँ, जैसे आपको ऐसे दिखाए तो इमेज दिखाते हैं, इमेज से समझ में आएगी आपको। यहाँ पे एक इमेज दिख रही है। अरे वापिस लेकर आ रहा है। ये जो इमेज दिख रही है आपको, इमेज दिख रही है ड्रिल की। यस सर, दिख रही है। तो इसमें ये जो एज बनता है ना, जिसको हम शार्प एज बोलते हैं, ये जो एज बनता है, एक सेकंड, ये जो किनारी आपको दिख रही है, ये वाली, इस वाली किनारी को यस। देख रहे हो कि शार्प की वजह थोड़ा सा डल बना हुआ है। इस किनारे को थोड़ा सा गोल किया जाता है। इसको कट से देखेंगे तो ये हमारा गोल दिखेगा। मतलब ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम होनिंग करते हैं। बेसिक होनिंग का पर्पज ये है। ये वाले हिस्से को हम होन करते हैं, जिससे क्या है कि ज्यादा शार्प होगा तो ये जल्दी झड़ जाएगा, टूट जाएगा। और थोड़ा सा डल होगा, जैसे छेनी होती है ना, छेनी हमारी क्या होती है, थोड़ी सी आगे से गोल होती है। गोल होगी तो लोहे को काट देती है। अगर हम बिल्कुल शार्प चाकू जैसे धार बना देंगे तो वो कट नहीं करेगा। सेम वही फंडा इसमें भी काम करता है, ड्रिलिंग में भी। मेरे को समझाने का पर्पज ये था आपको। हाँ, अभी मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ जिसमें हम चल रहे थे। तो ये था हमारा एज रिलेशन का। अभी हम बताते हैं इसमें कुछ वेब डिजाइन। वेब डिजाइन क्या होता है? जो ड्रिल के अंदर का हिस्सा होता है, मतलब दोनों ऐसे यू बनने के बाद जो बीच का हिस्सा बचता है ना, वो वेब डिजाइन बोलते हैं उसको। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आपका ये ड्रिल बनाया, एक ड्रिल ऐसे लगाया, देखिए ड्रिल ऐसा बना हुआ है। ये ऐसे ऐसे बनता है, लाइक ये ऐसे, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया ऐसे। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम बोलते हैं वेब डिजाइन। वेब डिजाइन। वेब डिजाइन किस तरीके का होना चाहिए और किस तरीके का कहाँ पे काम करता है, तो ये थोड़ा सा और टेक्निकली डीपली चलेंगे हम, जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा ड्रिल किस तरीके से काम करता है और इसका क्या लॉजिक होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले जो हमारा कन्वेंशनल ड्रिल आता है। कन्वेंशनल ड्रिल जिसको हम एचएसएस का ड्रिल बोलते हैं। उस ड्रिल के अंदर नीचे वाला जो एज होता है, जहां से ड्रिल ये एंट्री करता है, वहां पे पतला होता है और धीरे 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 आगे आगे मोटा होता चला जाता है, ये वेब। तो जैसे ऊपर जाएगा इसका फ्लूटिंग भी कम होता चला जाएगा, फ्लूटिंग का एरिया भी कम होगा। एक होता है हमारा पैरेलल वेब, लॉन्ग लेंथ एसिड ड्रिल। जो लंबे ड्रिल होते हैं सॉलिड कार्बाइड के, वो ड्रिल हमारे पैरेलल होती है। मतलब यहाँ से इसका किसी भी तरह से किसी भी जगह से सेक्शन काटोगे तो आपको एक जैसा ही दिखेगा। फिर आता है कांस्टेंट टेपर हाई परफॉर्मेंस ड्रिल। जो ड्रिल हाई परफॉर्मेंस वाले ड्रिल होते हैं, जो हाई फीड पे चलते हैं, हाई पैरामीटर पे चलते हैं, वहां पे ये आपका नीचे से मोटा होता है और ऊपर से पतला होता है। इसका कारण क्या है कि जहाँ पे ये पेनिट्रेशन होता है, जहाँ पे ये होल में घुसता है, घुसने वाली जगह इसकी मजबूत चाहिए होती है। और पीछे जो चिप्स ज्यादा इकट्ठा होता है, चिप्स फ्लो के लिए आपको वेब कम चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये डिजाइन इसमें किया जाता है। एक होता है टेपर टू पैरेलल हाई परफॉर्मेंस ड्रिल। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये आपका बहुत ज्यादा होता है और ये आगे जाके पैरेलल हो जाता है, यहाँ तक रहता है सही। उसके बाद ये पैरेलल है, यहाँ पे पतला हो गया बट यहाँ पे पैरेलल है आगे जाके।
तो ये भी आपका हाई परफॉर्मेंस के लिए ड्रिल यूज होता है ये भी। तो अभी इससे हमें क्या पता लगता है कि ड्रिल की मजबूती किस में ज्यादा होती है। इसकी जो बल्क स्ट्रेंथ होती है वो हमारा इधर वाले डिजाइन में ज्यादा बल्क स्ट्रेंथ होती है, जैसे जैसे हमारा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और ये पॉइंट स्ट्रेंथ एंड चिप एलोकेशन, यहाँ पे पॉइंट बहुत हल्का हो जाता है कि टेपर की वजह से पॉइंट हल्का हो गया। यहाँ पे पॉइंट मजबूत रहता है, पॉइंट टूटता नहीं है। और चिप्स जो है अच्छी तरह से निकलता है इसके अंदर, इन ड्रिलों के अंदर, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा जगह मिल जाती है हमें। तो ये था हमारा वेब डिजाइन का। अभी इतना है, इसका वेब का फर्क क्या पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ चिप फ्लो ऑफ कटिंग फोर्स, जब कटिंग फोर्स लगता है तो चिप्स का फ्लो पे क्या फर्क पड़ेगा, उस पर ड्रिल के ऊपर क्या फोर्स पड़ता है। तो हम जरा एक ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। ड्रिल का डायामीटर हमारा 8.5 मिलीमीटर, एक स्टील के अंदर चला रहे हैं, एक एग्जांपल है। ये 8.5 मिलीमीटर का ड्रिल है। इसकी कटिंग स्पीड 800 मीटर पर मिनट है। फीड 0.25 है, 30 मिलीमीटर जाना है और थ्रू होल है। ये हमारी एप्लीकेशन है। बट अभी जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा रिटर्न फोर्स ड्राइंग ड्रिलिंग, जब ड्रिल रिटर्न आता है उस टाइम कितनी फोर्स होती है, जब एंट्री करता है उस टाइम कितनी फोर्स होती है। तो यहाँ पे सडनली आपकी फोर्स बढ़ रही है, इसको एन से क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर। तो ये आपकी फोर्स होती है। और ये आपका ड्राई ड्रिलिंग होती है। एक आपकी होती है पैसिव फोर्स एफपी, और एक एमडी। इसको आगे डिजाइन में समझेंगे कौन सा क्या होता है। तो जैसे जैसे इंक्रीज होगा या 500, 1000, 1500, 2000, तो एक एक कटिंग करते वक्त फीड फोर्स होती है, फीड फोर्स ज्यादा होती है और रिटर्न फोर्स कम होती है। रिटर्न फोर्स भी बढ़ती है जब चिप्स हमारा फंस जाता है, चिप्स का लोड रहता है, तब हमारा फोर्स बढ़ता है। और ये कंटिन्यूस फीड रहती है, कंटिन्यूस। ये जैसे मान लो 2 मिलीमीटर के अंदर कितना रहेगा, पहले हमारा शुरू में 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपको बिल्कुल एंड में पहुंच जाएगा तो ये दोनों की पावर इक्विवेलेंट हो जाती है। यहाँ पे आपकी जो ड्रिल कटने वाली फोर्स है और चिप्स निकलने वाला फोर्स है, क्योंकि चिप्स उसको उल्टा धकेलेगा और ड्रिल हमारा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स बढ़ता है। फोर्स इसलिए बता रहे हैं कि जो इसका हमने वेब डिजाइन बताया वो फोर्स से रिलेटेड है। इम्पैक्ट ऑफ चिप फ्लो ऑन कटिंग फोर्स, अभी हम इसको चिप्स फ्लो को समझते हैं कि क्या है। जैसे हमने वेब डिजाइन बताया उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे हमने इस ड्रिल को यहाँ से देखा, ए सेक्शन, तो ये ब्लू वाला ए सेक्शन है, तो यहाँ पे हमारा वेब मोटा है। और जैसे हमने ऊपर से काटा जहाँ पे हमारा पैरेलल था या टेपर में था, तो वहां पे हमारा चिप्स इंप्रूव होगा, ऊपर जाके चिप्स इकट्ठा नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, इससे फोर्स आपकी कम रहेगी, इसलिए हाई फोर्स पे काम करता है ये ड्रिल। ड्रिल हाई फोर्स का मतलब हाई पैरामीटर पे काम करता है। हाई पैरामीटर, जितने कटिंग पैरामीटर ज्यादा होंगे उतना चिप्स भी ज्यादा निकलेगा, और चिप्स ज्यादा निकलेगा। चिप्स निकलने के लिए जगह चाहिए, अगर जगह नहीं होगी तो चिप्स वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे हमारा ड्रिल की बॉडी के ऊपर फोर्स बढ़ेगा। तो ये वेब डिजाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चिप्स का फ्लो हमारा किस तरह से फ्लो काम करता है। अभी दोनों से कंपेरिजन पता लग गया कि अगर हमारा पैरेलल डिजाइन का, पैरेलल वेब डिजाइन का ड्रिल लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, अपोजिट वाला लेते हैं या पॉजिटिव वाला लेते हैं। एक वेब का डिजाइन हमारा ऐसा था कि ये नीचे से ऊपर जाके मोटा हो रहा था ऐसे, और एक वेब डिजाइन हमारा ऐसा था जो हमारा नीचे मोटा था और ऊपर जाके पतला हो रहा था ऐसे। तो ये वाला ड्रिल जो है ये अच्छा काम करता है, जिसका वेब डिजाइन ऐसा होगा, वो रिजिडिटी भी अच्छी रहती है, अच्छे पैरामीटर पे चलता है। बट एचएसएस का ड्रिल हमारा अपोजिट होता है, इसलिए वो हाई पैरामीटर पे नहीं चलता, जैसे मैंने आपको वेब डिजाइन बताया। इम्पैक्ट ये ऑफ बैक टेपर जो बता रहे थे वही है ना सर? बैक टेपर अलग है, यहाँ पे मैं उसका वेब डिजाइन बता रहा हूँ। वेब डिजाइन क्या होगा, जैसे हमारा ड्रिल होता है, ड्रिल के अंदर से जब फ्लूट टू फ्लूट अंदर चेक करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ बना के कैसे होता है। ये हमारा जैसे फ्लूट टू फ्लूट अंदर से चेक करते हैं, ऐसे फ्लूट बनते हैं ना। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूंगा, इसको वेब थिकनेस बोलते हैं। तो वेब थिकनेस जहाँ पे हमारा पॉइंट बनता है, कटिंग एंगल बनता है, इसी पे डिपेंड करता है कि इसमें चिप्स आपका कटने के बाद घूमता है और घूम कर निकलता है। तो अगर इसका डिजाइन व्यू मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में दिखाया था आपको, शायद परसों बताया था, इसके अंदर चिप्स जब निकलेगा तो कैसे इसमें घूमता है, चिप्स ऐसे घूमता है और टूटता है घूम के। ये डिजाइन पे डिपेंड करेगा। और वेब डिजाइन पे, वेब डिजाइन हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है
बैक टेपर जो मैं बता रहा था आपको, बैक टेपर ये होता है, आपको सीधा बना कर दिखाता हूँ। ये आपका एक ड्रिल है, सीधा सिंपल ड्रिल का डायमीटर। यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे हमारा कटिंग होता है, यहाँ पे ड्रिल मान लो 10 का है तो यहाँ पे 10 मिलेगा। और जैसे जैसे पीछे जाएगा, जहाँ पे ये हमारा होल्डिंग है, स्टेट सिंक आ जाता है, ये होल्डिंग है, यहाँ पे जब हम चेक करेंगे यहाँ पे डायमीटर, तो ये डायमीटर इसका होगा 9.9। 9 इसका स्टैंडर्ड जो फंडा होता है आपका 0.1 इंटू 100 mm। 100 mm में आपको 0.1 का टेपर होता है। बेसिक फंडा ये होता है। अगर 50 mm का ड्रिल है तो 50 mm टेपर होगा। वो इसलिए होता है कि कटिंग तो ये करता है, अगर ये हिस्सा मेरा ऊपर होगा तो फंस जाएगा, और कुछ समय के बाद जब ड्रिल चलता है तो ये ड्रिल यहाँ से घिसता है। तो 10 का हमने ड्रिल लिया तो हो सकता है कुछ समय बाद 9.95 रह जाए। जब 50 माइक्रोन माइनस हो जाएगा, ड्रिल तो हमारा फिर भी चलता रहेगा। अगर हमारा ये माइनस नहीं होगा तो ये फंस जाएगा। फिर इसका डिजाइन कैसा हो जाएगा, इस तरीके का डिजाइन हो जाएगा, इस तरीके का पीछे बढ़ता हुआ। तो बढ़ते हुए में क्या होगा, ये फंसेगा, आगे जाके कटिंग नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि कटिंग वाला डाया ज्यादा होता है, पीछे वाला कम होता है। इसको बैक टेपर बोलते हैं। ओके सर। अभी सेल्फ सेंटरिंग की बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ सेंटरिंग ऑन होल क्वालिटी। जब सेल्फ सेंटरिंग इसलिए बोलते हैं कि जब एचएसएस का ड्रिल चलाते हैं उससे पहले हम सेंटर ड्रिल चलाते हैं, कोई स्पोर्ट ड्रिलिंग चलाता है, तो अलग अलग चीजें चलाते हैं जिससे हमारा सेंटरिंग एक्यूरेट हो, पोजीशन सही आए एकदम। तो उसका होल की क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ता है। सेल्फ सेंटरिंग थ्रू द चीजल एंड पॉइंट डिजाइन इज क्रिटिकल, स्पेशली व्हेन अप्लाइंग लॉन्गर ड्रिल। जब लंबा ड्रिल हम करते हैं, लंबा ड्रिल कौन सा होता है, जो LYD 7 से ज्यादा होगा, लॉन्ग में ही काउंट होता है। LYD का भी मैंने रेशियो आपको बताया था, समझाया था LYD क्या चीज होती है। तो कुछ ड्रिल LYD जो 7 तक चलते हैं वो बिना पायलट के काम करते हैं, LYD 7 से ऊपर पायलट से काम करते हैं। तो पायलट का मतलब सेंस सेंटरिंग ऑलरेडी होगा। तो हम LYD 7 से नीचे के ड्रिल की बात करेंगे। सेल्फ सेंटरिंग इसलिए बोलते हैं जब हमारा एंट्री करता है ड्रिल में। लाइट और जला ना यार, अंधेरा से होगा, ऐसे ऐसा अंधेरा सा होगा। हम्म। अब सही है। तब, अब चेहरा सही दिख रहा है, दिख ही नहीं तो मेरे खुद अंधेरा सा दिख रहा है। सेल्फ सेंटरिंग थ्रू द चीजल पॉइंट। चीजल पॉइंट कौन सा होता है, जो हमारा ऐसे फ्लैट सा होता है। चीजल पॉइंट मैं बताता हूँ बना के कैसा बनता है चीजल पॉइंट। ये आपका एक पॉइंट होता है, जो ड्रिल के ऊपर काम करता है। कैसे कह सकते हैं इसको? ये आपका ऐसे ड्रिल बनता है, ये आपका फ्लूटिंग हो गया लाइक दिस। तो ये इस तरह का ड्रिल बनता है। ये जो पॉइंट बनता है ना आपका, ये चीजल पॉइंट बोलते हैं इसको। तो ये जो हिस्सा है आपका, ये चीजल पॉइंट बोलते हैं, जिससे हमारा सेल्फ सेंटरिंग थ्रू द चीजल पॉइंट एंड पॉइंट डिजाइन। इसका जो डिजाइन है कई अलग अलग तरीके से होता है। एक डिजाइन ऐसा बनता है, यहाँ पे ये चीजल को काट के ऐसे क्रॉस बना दिया जाता है जिससे पॉइंट ड्रिल बनता है। तो पॉइंट डिजाइन इज क्रिटिकल स्पेशली व्हेन अप्लाइंग लॉन्गर ड्रिल। लंबा ड्रिल चलाते हैं तो क्या होता है, ड्रिल अपनी जगह से थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, और वो क्या करता है, आपका जो होल की जो एक्यूरेसी है वो या तो ओवर साइज बना देगा या अंडर साइज बना देगा। दूसरा केस क्या बनता है कि उसकी जो पोजीशन है, जहाँ पे ड्रिल एग्जैक्ट होना चाहिए, वहां ना हो कि कोई दूसरी जगह हो जाता, तो उसकी होल की पोजीशन शिफ्ट हो सकती है। ठीक है। टू एज ड्रिल ट्रेन टू प्रोड्यूस ट्रिएंगुलर शेप होल। जो दो एज का ड्रिल होता है, नॉर्मली जो ड्रिल होता है वो हमारा
जैसे मैंने 2-3 स्लाइड पहले बताया था आपको, ट्रिएंगुलर शेप में बनाता है वो होल को, तो वो होल एकदम राउंड नहीं बनता। तो इसमें सेल्फ सेंटरिंग कितना इंपॉर्टेंट है। When the drill run off center at the start, the margin land could follow the initial centering error. जो मार्जिन मैंने बताया था वो मार्जिन हमारा सेंटर से ऊपर होता है, तो मार्जिन तो बाद में काम करेगा, तब तक के ड्रिल का सेंटर तो मिल जाएगा। जैसे हमारा ये डिजाइन अगर ड्रिल का है तो मार्जिन तो हमारा यहाँ होता है। जब कंपोनेंट के अंदर ड्रिल घुस गया तो मान लो यहाँ तक इतना चला गया कंपोनेंट में, तो सेंटर तो उसने बना दिया, तो उसके बाद ये मार्जिन काम करेगा और ड्रिल वहीं चलेगा जहां पे आपका सेंटर बन चुका है। तो ये मार्जिन तो बाद में बनाएगा। तो ड्रिल का सेंटर इंपॉर्टेंट, जो पॉइंट है, पॉइंट किस तरीके का बनाया जाए। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ये समझो, आपको ड्रिल कैसे बनता है आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्रिल हमारा टेढ़ा गया है, सेंटर अगर हमारा शिफ्ट हो गया तो ड्रिल टेढ़ा चला जाएगा। यहाँ पे दिख भी रहा है आपको टेढ़ा जाता हुआ। एक ऐसा ओवल बनाता है होल, जैसे आपको दिख रहा है ये ओवल बनाता है, ये सेल्फ सेंटरिंग का इश्यू होता है। लाइक आपका डिजाइन ऐसे बनेगा होल, ये ड्रिल के साथ है, बिना ड्रिल के साथ है। और एचएसएस का ड्रिल हमारा ऐसा होल बनाता है, बिल्कुल गोल नहीं बनाता। और सॉलिड कार्बाइड का ड्रिल ऐसा बनाता है। तो कितना फर्क पड़ता है इसमें। सॉलिड कार्बाइड का ऐसा इसलिए बनाता है कि उसकी जो बॉडी है सॉलिड होती है और रिजिड होती है। एचएसएस का ड्रिल हमारा बेंड हो सकता है, कार्बाइड का ड्रिल बेंड नहीं हो सकता, क्योंकि वो ब्रिटल होता है, उसका मेटल अलग होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी होल की एक्यूरेसी अच्छी रहती है, होल का गोल बनता है। तो सेल्फ सेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है होल की क्वालिटी के लिए। तो सेल्फ सेंटरिंग का इसका डिजाइन इंपॉर्टेंट होता है। डिजाइन कौन सा होता है, अभी आता है हमारा सेटअप के लिए। प्रॉपर टूल सेटअप, जब हम कोई भी ड्रिल यूज करते हैं तो उसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि ड्रिल की रनआउट हमें कंट्रोल करनी है। ज्यादा से ज्यादा 20 माइक्रोन के अंदर अगर ड्रिल होगा तो ही अच्छा परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो ना तो लाइफ देगा, ना ही होल की क्वालिटी बनाएगा। टीआईआर का मतलब होता है टोटल इंडिकेटेड रनआउट, क्योंकि हमारा मिनिमाइज रनआउट। इसके लिए हमें क्या करना होता है, होल्डर होल्डर ऊपर काम करना होता है। होल्डर हमें कौन सा यूज करना है, और जिससे हमारी टेंडेंसी बनती है कि ड्रिल हमारा वाइब्रेट करे। आह, फंस गया। इसमें क्या चीज होती है कि जैसे मैंने बताया आपको, ड्रिल को यहाँ पे जब होल्ड करते हैं तो हमें कभी भी कोलेट को फ्लूट के ऊपर क्लैंप नहीं करना है। अगर कोलेट के ऊपर फ्लूट के ऊपर कोलेट आ गई है तो आपका वाइब्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो सही प्रॉपर सेंटरिंग नहीं आएंगे। दूसरा ये है कि जो हमारा टेंडेंसी रहती है, ये रनआउट वाइब्रेशन करने की टेंडेंसी होती है। तो ग्रिप अगर हमारी कम रहेगी तो कटिंग एज आर सब्जेक्ट टू वाइब्रेशन कॉजिंग फटीग। फटीग मतलब ओवरहैंग ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ड्रिल वाइब्रेट करता है अगर होल्डिंग सही नहीं होगा तो। थ्रू हाइड्रोलिक क्लैंपिंग मोस्ट ऑफ दीज वाइब्रेशन विल बी ऑब्जर्व ऑन और डैम्प्ड, सेविंग द कटिंग एज। इसलिए हाइड्रो ग्रिप क्या होता है कि जो इस पे वाइब्रेशन आती है ड्रिल के कटिंग एज पे, वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो ड्रिलिंग के लिए मोस्टली जो हम होल्डिंग यूज करते हैं, हाइड्रोलिक यूज करते हैं, श्रिंक फिट यूज करते हैं, या आपका टीजी कॉलेट या ईआर कॉलेट यूज करते हैं, जिससे रनआउट कंट्रोल रहती है और रिजिडिटी अच्छी रहती है। फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस यूज हाइड्रो मैकेनिकल या हाइड्रोलिक श्रिंक फिट चार्ट। गाइडलाइंस फॉर द प्री सेंटरिंग। प्री सेंटरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम ड्रिल करते हैं तो उससे पहले सरफेस कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। तो सरफेस कैसा होना चाहिए वो आपकी बताता हूँ अभी आपको। जैसे हमारा ये पहला व्यू जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, ड्रिल का एंगल जो पहले हमने ड्रिल कर चुके हैं उस एंगल से जो है ना ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उससे हमारा, जैसे ये तो नोट ओके है, ये ओके है,
तो ये ऐसा होना चाहिए कि सेंटर में हमारा पॉइंट टच करे, न कि एज पे टच करे। अगर एज पे टच करेगा तो एज से ये क्या होगा, एज किनारे पे टच करेगा और ड्रिल ऐसे हिलेगा, और हिलेगा तो वहां से किनारे से टूट सकता है, ब्लंट हो जाएगा, जड़ जाएगा। और दूसरा, जब हम इसको प्री सेंटरिंग के लिए ये कब यूज में आता है, जब हम कोई लंबा ड्रिल करते हैं। लंबा ड्रिल मतलब LYD 7 से ज्यादा, तो हमें प्री गाइड करना पड़ता है। तो जब पायलट करते हैं तो वो ड्रिल साइज से कुछ माइक्रोन प्लस होना चाहिए ये ड्रिल, जिसके अंदर ये आके सेंटरिंग करना है। तो एक तो एंगल इंपॉर्टेंट है, ये सेंटर टच करना चाहिए इसके बजाय, किनारे के बजाय। दूसरा, ये होल के अंदर फ्री होना चाहिए, फ्री मूवमेंट मीन्स कहीं वॉल पे टच नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, पायलट का साइज हमारा टॉलरेंस होती है M7 की, और ड्रिल का साइज होती है जो हमारी H7 की होती है। H7 और M7 में फर्क क्या होता है आपका, M7 की जो ड्रिल साइज होगा वो हमारा +50 माइक्रोन के आसपास होगा, और H7 का जो होता है आपका माइनस होता है आपका 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, इट डिपेंड्स ऑन ड्रिल साइज। तो ये हम पायलट के लिए यूज करते हैं, ये हम ड्रिल के लिए यूज करते हैं। तो हमारा क्लियरेंस कितना होगा, एटलीस्ट 50 माइक्रोन तो माइनस मिलेगा, मिनिमम मिलेगा मिलेगा, जिससे हमारा ड्रिल वाल पे टच नहीं होगा और गाइड करके सही कटिंग करेगा। एक पॉइंट ये आता है कि जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें हमें सरफेस पूरा मिलना चाहिए, एटलीस्ट सेंटर तो मिलना ही मिलना चाहिए। इसमें क्या टेंडेंसी रहती है, अगर मैंने ड्रिल ये लगाया, इस तरीके का काम करूंगा, तो कोशिश ये करेगा कि ड्रिल इधर डिफ्लेक्ट होगा। तो ये ऐसा नहीं करना है, ऐसी पोजीशन पे ड्रिल नहीं चलाना है। एक पोजीशन ये होती है कि कॉर्नर पे अगर ड्रिल कर रहे हैं तो उसमें भी टेंडेंसी होती है कि सेंटर शिफ्ट होगा, बट यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्लैट है। फ्लैट ड्रिल चलाएंगे तो ये हमारा एंगल सही परफेक्ट कर देगा, उसके बाद हमें ड्रिल चलाना चाहिए। तो ये है हमारा गाइडलाइंस फॉर प्री सेंटरिंग। बताना पड़ेगा। Drill always need to have initiate contact with the tip, never with the corner edge. ड्रिल जो है हमेशा आपका टिप्स सेंटर, जो टिप है वो कांटेक्ट में आनी चाहिए, एज नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, पॉइंट एंगल फॉर प्री सेंटरिंग ड्रिल शुड बी 5 से 10 डिग्री बिगर देन द वन ऑफ द ड्रिल। ये बड़ा होना चाहिए पॉइंट ड्रिल जो है हमारा, जो हमारा पायलट ज्यादा होना चाहिए, कटिंग वाला ड्रिल कम होना चाहिए, कहने का मतलब ये। आइडल प्री सेंटरिंग प्रोसीजर 1D होल, मतलब एक ड्रिल जितना है उसका डायामीटर जितना हमें गाइड होना चाहिए मिनिमम, और उसका बिगर होना चाहिए डायामीटर, एटलीस्ट 30 से 50 माइक्रोन प्लस होना चाहिए। ड्रिल आर नॉट सुटेड फॉर द ड्रिल्ड ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ये इंक्लाइंड सरफेस के लिए ड्रिल बना नहीं है। प्री सेंटरिंग ऑफ इंक्लाइंड सरफेस कैन बी कैन बेस्ट बी डन विद द फ्लैट बॉटम ड्रिल। अगर इस तरीके का हमारे पास एप्लीकेशन आता है तो हमें फ्लैट ड्रिल यूज करना चाहिए। अब स्पोर्टिंग ड्रिल यूज करते हैं, जो स्पोर्टिंग ड्रिल मतलब ड्रिल करने से पहले सेंटरिंग के लिए जो लगाते हैं, वो क्या क्या होना चाहिए इसमें। 3/D, नो सपोर्ट नीडेड। L/D 3 का अगर कोई ड्रिल है तो सपोर्ट उसके लिए जरूरत नहीं है, मतलब उसके लिए प्री सेंटरिंग की जरूरत नहीं है। सॉलिड कार्बोनेट अगर ड्रिल यूज करते हैं तो बाई डिफॉल्ट अपने आप में गाइड कर लेगा, सेंटरिंग कर लेगा। 5D एप्लीकेशन डिपेंड, 5D का जो ड्रिल होगा LYD 5 का, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे, जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और 7 से 10 के लिए आपका स्पोर्ट ड्रिल रिक्वायर्ड है, और ग्रेटर देन ड्रिल 1D डेप्थ, जैसे आपका ये वाला है 1D डेप्थ। तो यहाँ पे 4 सिचुएशन बताई गई है। ये ऐसी कंडीशन में आपको ड्रिल नहीं करना चाहिए, ड्रिल पहले अगर हो रहा है तो आपको ड्रिल नहीं करना उसमें, उसके लिए आपको कोर ड्रिल चलाना पड़ेगा या होल मिल चलाना पड़ेगा।
और 100% स्पोर्ट ड्रिल जो चाहिए होता है 5% पे। तो हमें क्या होगा, स्पोर्टिंग का एंगल 140 डिग्री होगा तो ड्रिल का ड्रिल जो कटिंग करने वाला ड्रिल है उसका 135 होगा। सेंटरिंग कटिंग एंड मिल वाले पे ये गाइड नहीं करेगा, एटलीस्ट आपको सेंटर टच करना चाहिए। और स्पोर्टिंग के लिए आपको 1/d 1 डी का मिनिमम डेप्थ रिक्वायर है, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं बट मिनिमम 1d चाहिए होता है। स्पोर्ट ड्रिल पॉइंट एंगल ग्रेटर देन ड्रिल पॉइंट एंगल। स्पोर्ट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होगा वो आपका ड्रिल पॉइंट एंगल से ज्यादा होना चाहिए, जैसा ये यहाँ पे दिखा रखा है। फ्लैट बॉटम ड्रिल कहाँ के लिए अप्लाई होता है आपका? फ्लैट बॉटम ड्रिल जनरेट ओनली एक्सिस फोर्सेस। फ्लैट बॉटम ड्रिल जो होता है वो सेंटर में फोर्स डालता है, न कि रेडियली। फ्लैट बॉटम ड्रिल विल नॉट डिफ्लेक्ट, ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। Therefore they can enter and exit on an irregular or inclined surface or a radius. ये जितनी एप्लीकेशन है हमारा, इन पे हमारा फ्लैट बॉटम काम कर सकता है। अगर कोई प्री सेंटरिंग करा हुआ है तो, प्री ड्रिल किया हुआ है तो, एंगल इंक्लाइंड है तो, और इंक्लाइंड एंगल अगर एग्जिट है तो भी, और रेडियस पे अगर एंट्री करना है तो भी, ये फ्लैट बॉटम ड्रिल रहता है। फ्लैट का मतलब आपका 180 डिग्री रहता है। कूलेंट क्या चीज होती है, कूलेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? कूलेंट लोअर द टेम्परेचर एट द कटिंग एज। कूलेंट जो जब कटिंग करता है ड्रिल, उस जगह को ठंडा करता है। कूलेंट इनेबल हायर स्पीड। कूलेंट हमें हायर स्पीड चलाने के लिए अलाउ करता है, क्योंकि जितनी हीट जनरेट होगी उसको कूलेंट ठंडा कर देगा। कूलेंट लिफ्ट चिप्स आउट द होल। और ड्रिल के अंदर जब ड्रिल कट करता है तो जो चिप्स बनते हैं वो कूलेंट के थ्रू ही बाहर आते हैं, नॉर्मल वे में नहीं आएंगे। कूलेंट लुब्रिकेट एंड प्रिवेंट बिल्डअप एज। कूलेंट की वजह से क्या होगा, आपका एज पे जो ड्रिल का एज है उस पे मेटल चिपकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ड्रिल की टेंडेंसी, मेटल अलग होता है, गर्म होकर ड्रिल पे चिपक जाता है मटेरियल। अगर कूलेंट प्रॉपर चलेगा तो मेटल नहीं चिपकेगा। तो ये बेसिक कूलेंट की आपकी रिक्वायरमेंट है। कूलेंट हमारा हेलिकल भी होता है और एक्सेल भी होता है, मतलब थ्रू कूलेंट सेंटर के थ्रू भी होता है और स्पाइरल भी होता है, हेलिकल भी होता है। तो हेलिकल वाला हमारा बिल्कुल फ्लूट के सेंटर में निकलता है, यहाँ पे पॉइंट में निकलता है। इस वाले का भी निकलता है बट ये स्पेशल केस में होता है, जिसको एक सिंगल पोर्ट्स होता है। इसको बाहर निकालने के लिए फ्लूट के अंदर ईडीएम से निकाला जाता है। कूलेंट जो है आपका डीप होल रिक्वायर्ड थ्रू द स्पिंडल। जो होल L/D 4 से ज्यादा होगा उसके लिए थ्रू कूलेंट इंपॉर्टेंट है, तब अच्छा परफॉर्म करेगा। L/D 4 तक बाहर का काम चल जाएगा, 2.5 में बाहर का काम कर जाएगा। तो ये था हमारे ड्रिल के बारे में। अब आपको कोई सवाल है तो पूछ सकता है। हैप्पी, सुमित, आशीष, चंदन।